हर स्टोरी का कोई ना कोई एक विलन तो होता ही है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के दो विलन हैं। पहला रशिया, और दूसरा विलन जो किसी को नहीं दिख रहा वो है द एम्बेसडर ऑफ पीस, अमेरिका। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 कि कैसे अमेरिका ने बिना एक गोली चलाए, बिना अपनी इमेज को कोई ना कोई चोट पहुंचाए, कैसे यूक्रेन को बुरी तरह फंसा दिया और कैसे रशिया को मजबूर किया उसे मारने के लिए। पॉइंट नंबर 2 कि इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद भी रशिया सुधर क्यों नहीं रहा। पॉइंट नंबर 3 कि ये जो वॉर है कब और कैसे खत्म हो पाएगा। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडिया पे इतना इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है रशिया और अमेरिका की तरफ से कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, लेकिन इंडिया ने कैसे दिमाग लगा के इस पूरी फसाद से ही अपने आप को दूर रखा है और कैसे अपने आप को बचाया है। और लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट कि इस जियोपॉलिटिक्स से हमें अपने लाइफ में क्या लेसन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रशिया ये चाहता है, उसकी मेंटेलिटी ये है कि यूक्रेन उसकी कठपुतली सरकार, कठपुतली बन के चले, वहाँ पे उसकी कठपुतली सरकार रहे जैसे 2014 और उससे पहले था। लेकिन यूक्रेन ही चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, वैसे ही रहूँ, मैं किसी के इशारे पे क्यों नाचूँ। लेकिन रशिया ये देख नहीं पाता, कभी वो उसे क्रीमिया पे कब्जा कर लेता है, कभी वहाँ पे उसका कोई विद्रोही दल एक्टिव कर देता है, कभी यूक्रेन के ही किसी पार्ट को इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस दे देता है। तो डिस्टर्ब करके रखा हुआ यूक्रेन को उसने, तो यूक्रेन सेफ महसूस नहीं करता। दिस इज द प्रॉब्लम विद रशिया। अब समझते हैं, अपने मेन विलन की तरफ चलते हैं, अमेरिका। इतिहास समझिए आप। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन सबसे पावरफुल यूनियन था इस वर्ल्ड में एक समय पे। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज मिलकर बनी थी ये, उसमें रशिया यूक्रेन भी थे। तो ये इतना पावरफुल था कि यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज और अमेरिका डरने लग गए कि जिस तरह हिटलर मतलब दादागिरी दिखा रहा है, कहीं अगर ये यूनियन भी दादागिरी दिखाने लग गया तो हम पे तो ये सब कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया। मिलिट्री अलायंस था वो, उसका नाम दिया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। इसमें अजम्पशन ली इन्होंने कि जितनी भी कंट्रीज नेटो का पार्ट होंगी और किसी भी कंट्री पर अटैक होगा तो नेटो की सभी कंट्रीज पे अटैक मानेंगे वो, और सभी कंट्रीज मिलकर उसका जवाब देगी। ये था उनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें सारी मिलिट्रीज मिलके ट्रेनिंग करती हैं कि कैसे उस देश को मारना है। अब मैं बताता हूं आपको कि 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया, लेकिन नेटो खत्म नहीं हुआ। वहां नेटो ने, अमेरिका ने बदमाशी चालू कर दी। रशिया को उंगली करने के लिए उसने रशिया के पास वाली जो कंट्रीज थी उनको भी अपना मेंबर बनाना शुरू कर दिया। यहां तक एस्टोनिया, लातविया ऐसी कंट्रीज को बनाया जो रशिया से अपनी बाउंड्री शेयर करती थी। इसका क्या पर्पस हो सकता है आप सोचिए। एक ही हो सकता है कि रशिया को उंगली करो, परेशान करो, डिस्टर्ब करो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे इंडिया है, हम इंडियंस हैं, इंडिया के बारे में आप समझिए कि ऊपर पाकिस्तान बैठा हुआ है या चाइना बैठा हुआ है, हमें डिस्टर्बेंस होती है ना। कल को अगर चाइना श्रीलंका से दोस्ती कर ले कि हम आपकी सेफ्टी के नाम पे उसकी वहां पे अपनी मिलिट्री उतार दे, तो हम तो परेशान हो जाएंगे कि अगर कल को कोई युद्ध होता है तो चाइना ऊपर से मारेगा, नीचे से भी मारेगा। यहाँ जो पाकिस्तान है वो तो उसका पेट डॉग है ही, जो चाइना बोलेगा वही करेगा। तो यही कंडीशन को रशिया के साथ भी है, वो भी इसलिए डरता है और वो बोलता है नेटो को बार बार कि जहां पे आप 1997 में थे वहीं वापस चले जाओ, हमारी बाउंड्री छोड़ दो। लेकिन नेटो का मारने का सवाल नहीं। अब प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब यूक्रेन ने बोला कि मेरे को भी नेटो ज्वाइन करना है, और नेटो वाले रेडी भी हो गए। अब आप देखिए नेटो की जो बाउंड्री है कितनी लंबी है, और ये ट्रेड सेंसिटिव बाउंड्री है। यूक्रेन ये इसलिए चाहता है नेटो का मेंबर बनना, वो गुड फेथ में चाहता है कि रशिया मेरे को परेशान कर रहा है, वो परेशान ना करे मुझे, डर के बैठे, इसलिए मैं नेटो ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन वो ये समझने में फेल हो रहा है कि नेटो को किसी की सेफ्टी वेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं सिर्फ रशिया को उंगली करना। वो बैठ जाएगा यूक्रेन में, कल कोई मिसाइल छोड़ेगा रशिया में और बोलेगा कि सॉरी भाई गलती चली गई। नाउ रशिया कांट डू एनीथिंग। वो कुछ भी अटैक करेगा, काउंटर अटैक करेगा तो सारी कंट्रीज मिलके मारेंगी उसको। तब रशिया ने बहुत सारी कंडीशंस रखी, उसमें से मेन कंडीशन ये थी कि नेटो और यूक्रेन लिख के दे कि कभी भी यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। साथ ही साथ जो नेटो है वो वापस चले जाए, हमारी बाउंड्री खाली करे, जहां पे 1997 में था वहीं वापस चले जाए। इसके लिए उसने बहुत धमकियां भी दी उसे, लेकिन कोई नहीं माना बात उसकी। तब उसने वॉर शुरू कर दिया और आज नेटो पीछे है। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है ना बताते हुए। आप ही देखिए इतिहास में हमने एनपीटी साइन नहीं किया था। बताया था मैं लास्ट वीडियो में एनपीटी के बारे में आपको, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं करी इंडिया ने, यूक्रेन ने साइन करी थी। साइन करने के बाद उसने अपने एटम जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो उसने त्याग दिए थे। उसके बदले में यूएसए ने, यूके ने, रशिया ने
उसे उसकी सेफ्टी की गारंटी दी थी और कहा था आप पे कोई अटैक नहीं करेगा। और आज बात ये आ गई है कि रशिया उसे धमकी दे रहा है कि हम आपको उड़ा देंगे, आपके देश को न्यूक्लियर बॉम्ब से। ये है असली दोगलापन। रशिया पे बहुत खतरनाक सैंक्शंस लग रहे हैं, जैसे यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज से, अमेरिका से ना रशिया कोई आ सकता है, ना रशिया से वापस कोई जा सकता है, कोई फ्लाइट ही नहीं है। जो जायंट कंपनीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस खींच रहे हैं, एफडीआई, एफआई वापस ले रहे हैं। कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही उसकी, वर्ल्ड ट्रेड नहीं हो पा रहा, उसका स्विफ्ट कोड बंद कर दिया, बैन कर दिया। और सबसे खतरनाक, जो उसके पास ओवर 630 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो डॉलर की फॉर्मेट में थे, इसका मतलब है करीब करीब 47 लाख करोड़ रुपीस के बराबर थे वो यूएस डॉलर्स उसके पास रिजर्व में। वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ कागज के टुकड़े बन के रह गए हैं। कई लोगों का मानना है कि इससे सुधर जाएगा रशिया, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। अब खुद सोचिए, जिसके सर पे आ गई ना, जिसकी सटक गई है, वो नहीं सुधर गया। उसको ही समझ में आ चुका है रशिया को, अगर मैं अपनी इच्छाएं, अगर अपनी कंडीशंस फुलफिल नहीं कराऊंगा तो कल मुझे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। ये सब मेरे बाउंड्री पे आके बैठ जाएंगे, मुझे परेशान करेंगे, मैं कुछ भी करूंगा सब मिलके मेरे को परेशान, मतलब खत्म कर देंगे मेरे देश को। और दूसरी बात, रशिया ये भी जानता है दैट ही इज अ सुपर पावर कंट्री, और किसी सुपर पावर कंट्री पे अगर आप सैंक्शन लगाते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू कि आप पूरे वर्ल्ड पे सैंक्शन लगा रहे हो। कैसे? आज की डेट में पूरी वर्ल्ड नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर्स में से एक है रशिया। हमें मेटल्स चाहिए, एल्यूमिनियम, कॉपर। इन मेटल्स के, इन इंपॉर्टेंट मेटल्स का भी सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर्स में से एक है रशिया। हमें खाने के लिए गेहूं चाहिए, इसके भी सबसे बड़े एक्सपोर्टर और सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है रशिया। हर चीज में नंबर 1 है वो। अगर हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे तो वर्ल्ड कैसे अफोर्ड करेगा उससे? पूरी उसकी इकोनॉमी नहीं, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जाएगी उससे। तो प्रैक्टिकली तो बात ये है, आप देख लीजिएगा, इन सैंक्शन से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। जो ये वॉर खत्म होगा वो ऑन द टेबल सेटलमेंट से ही होगा। और कोई शर्त माने ना माने, इतना तो लिखित मिल ही जाएगा उसे कि नेटो जो है वो यूक्रेन को कभी भी शामिल नहीं करेगा। इंडिया में एक अलग सी चीज़ देखने को मिल रही है। इंडिया के सिटीजन्स इंडियन गवर्नमेंट पे एक इम्प्लिसिट प्रेशर बना रहे हैं कि आप हेल्प करो यूक्रेन की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हमें अपने दिल पे पत्थर रख के हमें कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए गवर्नमेंट पे। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है। हमें पहले ही इतने इंटरनेशनल प्रेशर है रशिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कि आप हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो। तब इंडिया ने, मैं तो ये समझता हूँ, जो पीछे इंटेलिजेंस में कोई पीछे जो सलाहकार बैठे हैं ना इंडिया में, बहुत इंटेलिजेंट होगा जो जिसने भी सलाह दी होगी, इतने इंटेलिजेंटली इंडिया को इस फसाद से बाहर निकाला है। मैं बताता हूँ क्या। रशिया हमसे हेल्प मांग रहा था कि आप हमारी हेल्प करो, हम उसे मना कैसे करें? आप समझिए, पास्ट में 1971 में अगर रशिया नहीं होता ना तो आज भारत नहीं होता। 1971 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब लेके अपनी नेवी के साथ इंडिया को मारने के लिए आ गया था। तब हमने रशिया से हेल्प मांगी थी और रशिया ने उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके, उससे ज़्यादा पावरफुल नेवी लेके हमें बचाया था। कैसे? इंडिया यहाँ है, अमेरिका की नेवी यहाँ है, रशिया ने यहाँ ब्लॉक कर दिया नेवी से, इसे क्रॉस ही नहीं कर पाया अमेरिका, उसे घर वापस जाना पड़ा। रशिया ने हमारी और भी कई बार हेल्प करी है, यूएन में कई बार हमारे लिए वीटो पावर लगाई है। और अगर हम जाते हैं अमेरिका की तरफ तो फिर रशिया साथ देगा चाइना का। कल को युद्ध होगा हमारा चाइना का तो रशिया चाइना का साथ देगा, तब हमें कौन बचाएगा? हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा। और अब अमेरिका से बना के रखनी है हमें उससे हथियार चाहिए, बहुत कुछ ट्रेड करना है उसे, तो हम उसे भी दुखी नहीं कर सकते। तो इससे कैसे निकले? तो इंडिया ने, अभी आपने नोटिस किया और न्यूज़ में देखा हो तो इंडिया ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक ब्रह्मोस मिसाइल फोड़ी है, और एक ऐसे एरिया में फोड़ी जहाँ पे कोई पॉलिटिकल सेंसिटिव एरिया नहीं है, कोई रहता भी नहीं था ज़्यादा कोई लोग वहाँ पे, किसी के जान मान की हानि भी नहीं हुई। उसे फ़ोन करके हमने बोल दिया है इंडिया ने कि हमारी तरफ से आई, गलती से आ गई, सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी। पाकिस्तान कह रहा है ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैं इंटरनेशनली ले जाऊँगा। हम चाहते हैं ले जा भाई तू। अगर पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल ले जाएगा इंटरनेशनली और कल को हमसे हेल्प मांगेगा रशिया या अमेरिका, तो हम बोलेंगे कि हम अपने ही मसले पे बिजी हैं, पाकिस्तान में परेशान कर रहा है, हम उसे सुलझा लें, फिर आपको हेल्प करेंगे। और जैसे ही कोई कंट्री डिस्टर्ब होती है इंटरनेशनली, कोई उससे हेल्प मांगता भी नहीं। जैसे यूक्रेन से आज कोई हेल्प नहीं मांगेगा, वैसे ही इंडिया से भी कोई हेल्प नहीं मांगेगा।
ये है तो जियो पॉलिटिक्स, लेकिन इसने हमें हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन दिया है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई साथ नहीं देता, कोई हेल्प नहीं करता, कोई आगे नहीं आता। हमें खुद को इतना स्ट्रांग करना पड़ता है कि कोई भी दुश्मन हम पे अटैक ना करे। तो मैं तो यही फिलॉसफी मानता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपके मन में कुछ थॉट्स हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।